अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो नावल का लास्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। उर्जा कमरे में आया तो इसे रोता देखकर परेशान हो गया। क्या बात है जान, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? वो फ़ौरन इसके करीब आया और पूछने लगा। हाथ मत लगाएं, मुझे बहुत एहसान होगा आपका। इसका हाथ खुद झटकते हुए गुस्से से बोली। ये क्या बेफजूल का ड्रामा है शानी, क्यों बेवकूफ़ों की तरह रो रही हो तुम? उर्जा ने गुस्से से कहा। क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ और बेवकूफ़ ही हूँ मैं जो आपकी बातों में आ गई, और बेवकूफ़ ही हूँ जो आपकी मोहब्बत के कातिल के आगे अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी। इससे पहले कि शानी कुछ और कहती, उर्जा का ज़ोरदार उठा और इसके चेहरे पर निशान बना गया। बस बहुत हो गया, बहुत बकवास कर ली तुमने। मुझे लग रहा था तुम नादान हो, लेकिन नहीं शानी, तुम नादान नहीं बल्कि तुम अहमक हो। क्या बर्बाद किया तुमने? हाँ, जिसे तुम बर्बादी कहती हो वो एक शादीशुदा लड़की की पहचान है। और मैं तुम्हारी मोहब्बत का कातिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, और तुम मानो या ना मानो, किस बात का शौक बनाकर बैठे हो कल रात का? शानी, वो मेरा हक था, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं देती तो मैं ज़बरदस्ती लेता। इसलिए मुंह बंद करो और ये ड्रामे, और जितना जल्दी हो सकता है इस रिश्ते को कबूल कर लो। ऑफिस जा रहा हूँ, जब तक वापस ना हो इस हालत में ना मिलो। ब्यूटेशन आएगी और इसके सामने नखरे करने की ज़रूरत नहीं। आज वलीमा हो जाए, कल से तुम अपने बाबा से बात कर सकती हो। और वैसे भी मैंने इन्हें तुम्हारी रुखसती के बारे में बता दिया। वो तो कब से चुपचाप बैठी आंसू बहाती इसकी बातें सुन रही थी। ये बात सुनकर परेशानी से इसे देखने लगी। क्या बाबा सब कुछ जानते हैं? शानी ने परेशान होकर पूछा। हाँ मेरी जान, वो सब कुछ जानते हैं, अब इतनी बड़ी बात तो मैं इनसे छुपाने से रहा। इसका गाल प्यार से बहलाते हुए कहा। और शानी, आइंदा से ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाली बात मत करना मेरे से, जिससे मेरा हाथ उठ जाए, और मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं। बस इतना कहकर चला गया, जबकि यानी शानी ये सोच रही थी कि इसके बाप को इसकी रुखसती से पहले ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी इसने कोई मदद नहीं की। माजी दादो, हम कहाँ जा रहे हैं? 10 साल, उर्जा ने अपनी दादो से पूछा। 10 साल उर्जा ने अपनी दादो से पूछा, जो कब से आंसू बहा रही थी जबकि एहसन गाड़ी चला रहे थे। बेटा, आपकी पुप्पो का इंतकाल हो गया, अब हम आखिरी दीदार करने जा रहे हैं। तो क्या वो कभी वापस नहीं आएंगी मेरी मामा की तरह? उर्जा ने उदासी से कहा। हाँ बेटा, तुम्हारी पुप्पो तुम्हारी मामा की तरह चलेगी। अम्मा, क्या हो गया आपको? उर्जा के जहन में ये सब कुछ नहीं डालना चाहिए। जिसने शादी जिस भी रीज़न से की, लेकिन बहाना इसके पास उर्जा का था, एक माँ की ज़रूरत थी। हाँ हाँ बेटा, पता है कि तुमने इस लड़की से शादी मेरे पोते के लिए की, लेकिन ये बात अलग है कि मेरा पोता इस लड़की को एक आंख नहीं बाता। इसलिए बेहतर है कि ये ड्रामे तुम मेरे सामने ना ही छोड़ो। मैं अपने मासूम पोते को सौतेलेपन की नज़र नहीं करूँगी, और इस वक्त मैं इस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो छोटी सी गुड़िया महज 1.5 साल की थी जब इसकी माँ इसे छोड़कर चलेगी, जबकि इसका बाप अपनी बीवी के 40वें के बाद अपना मुल्क छोड़कर तुर्की जा रहा था। अम्मा जी, मैं अपनी बीवी का इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी शरीके हयात को सिर्फ इस वजह से खो दिया, और इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किलात की नज़र नहीं कर सकता, और मैंने तुर्की जाने का फ़ैसला किया है। लेकिन शानी को अपने भाइयों के हवाले नहीं कर सकता, इसलिए आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसने अपनी नन्ही सी मासूम बच्ची को देखा, जो कब से उर्जा की गोद में खेल रही थी। उर्जा, जो कभी सीधे से मुंह से बात नहीं करता था, इसे अपनी गोद में उठाए पूरे घर में घूम रहा था। मुझे यकीन है आप मेरी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी से करेंगी। इस तरह से शानी का बाप शानी को अपनी नानों का घर छोड़कर हमेशा के लिए तुर्की चला गया, और बहुत सारा पैसा कमाना था, जिसकी वजह से इसने अपनी जान अजीज़ बीवी को खो दिया। वो हर महीने शानी को बहुत सारी रकम भिजवाता, लेकिन इसका सारा खर्चा फिर भी इसके मामू उठवाते। मामू और नानों की तो वो जान थी, इनकी आंखों का तारा थी। तो इसे पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि रुखसाना ना तो शानी पसंद थी और ना ही उर्तज़ा। बल्कि ये कहना गलत ना था, वो इस बच्चे ही पसंद ना थे। एक दिन से अपने सतौलापन दिखाते हुए उर्तज़ा को डांटने की कोशिश की, जिस पर एहसन साहब ने इसकी इतनी लड़ाई हुई कि एहसन साहब ने इसे कहा कि वह घर छोड़कर जा सकती है। इन्हें अपने बेटे से अजीज़ अपनी दूसरी बीवी नहीं थी, और इस बात का अंदाज़ा रुखसाना बेगम को जल्द हो गया। इसे जो लोग पसंद ना होते वो इनसे मुखातिब ना होता, और इसकी ज़िंदगी सिर्फ 3 लोगों के आगे पीछे घूमती थी। उर्जा ने बचपन से इसको मेरी कहना शुरू कर दिया। घर में किसी में इतनी हिम्मत ना थी जो शानी को कुछ कह पाता। वो हर वक्त इसके साथ रहता, जबकि मुलाजमा जब इसे दूध पिलाती तो इसके सर पर सवार रहता। कोई इससे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था।
प्रिंसिपल ने कहा स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद बाबा ने इसे दूसरे स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन वहाँ पर भी इसका यही था कि इसे शानी के बगैर दूसरे स्कूल नहीं जाना था। बाबा ने जब शानी के लिए इसका पागलपन देखा तो इसे शानी से दूर रखने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करना भी आसान ना था। बाबा ने उर्जा को ज़बरदस्त हॉस्टल भेजा, लेकिन एक हफ्ते बाद वो इतना बीमार हो गया कि वापस लाना पड़ा। वक्त गुजरता चला गया और शानी उर्जा के लिए इसकी ज़िंदगी बनती चली गई। उर्जा अपने किसी काम को मुलाजिम को हाथ नहीं लगाने देता, साफ लफ्ज़ों में कहता ये सारा काम शानी के ही है और वही करेगी। शानी या उर्तज़ा ने कभी भी साफ लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन सब जानते थे वो एक दूसरे को चाहते हैं। बाबा और उर्तज़ा को बिज़नेस स्टडीज़ के सिलसिले में लंदन भेजना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उर्तज़ा ने यह शर्त रखी इसके लिए पहले शानी को इसके नाम कर दिया जाए। 2 साल पहले इसकी ज़िद की वजह से इन्होंने इसकी मंगनी कर दी, लेकिन इस बार निकाह चाहता था। शानी महज 16 साल की थी। वो नहीं चाहते थे इस वक्त इसके जहन में किसी भी किस्म का बोझ हो, लेकिन हमेशा की तरह उर्तज़ा की ज़िद मांगनी पड़ी। वो किसी दिनों में लंदन जा रहा था। इसके हुक्म के मुताबिक बेचारी शानी इसका सामान पैक कर रही थी। शानी ने तकरीबन सब चीज़ें रखी, क्योंकि उर्तज़ा हर चीज़ इसकी पसंद की पहनता था। वो इसी उसूल के मुताबिक जो उर्तज़ा ने इसे बनाई थी, शानी सारी चीज़ें उर्तज़ा की पसंद की पहनती। उर्तज़ा बेड पर लेटा जबकि शानी इसका बैग पैक कर रही थी। फिर अचानक इसे याद आया कि 2 शर्टें अभी भी बाहर हैं, तो दौड़कर वो लेने चली गई और वो वापस आकर इन्हें प्रेस करने लगी। बहुत मेहनत के बाद वो शर्ट्स प्रेस की और आपसे शादी नहीं करूँगी। वो जो फ़ोन पर मसरूफ़ था इसकी बात पर इसकी तरफ देखा। क्यों भाई, अब क्या ख़ता होगी मुझसे? वो अक्सर इसे इस तरह ही कहती जब भी वो इससे काम करने से तंग आती। तो इसका फ़ैसला यही होता कि वो शादी नहीं करेगी, जबकि दूसरे या तीसरे दिन ये वाला जुमला सुनकर उर्तज़ा के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट खिल उठी, क्योंकि वो जानता था इस तरह के अल्फाज वो क्यों दोहराती है, ज़रूर इसके लड़ने का मूड होता है। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उर्तज़ा जाने वाला था और शानी इसको बहुत यादों के साथ भेजना चाहती थी, जबकि उर्तज़ा इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, लेकिन हर बार नाकामी होती, क्योंकि वो इसकी किसी बात पर भी इससे लड़ाई नहीं करती। हाँ मैडम, क्यों शादी नहीं करनी मुझसे? वो अपना मोबाइल रखकर इसके पास आकर दोनों हाथ कमर पर रखकर लड़ाका औरतों की तरह पूछने लगा, क्योंकि मुझसे आपके कपड़े इस्त्री नहीं होते। एक तर्जुमा कुरान इस्त्री करो, फिर एक शिकन भी मौजूद ना हो, जबकि ये बात आप भी जानते हैं कपड़ों को फोल्ड करने के इस अंदाज से शिकन आ जाती है, और आप दोबारा मुझसे इस्त्री करवाते हैं। मैं तंग आ गई हूँ ये रोज़ रोज़ एक ही कपड़े को इस्त्री करने से। हाँ कर रही हूँ इनकार आपके सारे काम करने से, अपने हाथों करने के लिए तैयार हूँ। आपका खाना, आपके कपड़े, आपके शूज़ सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती। जबकि सिर्फ कपड़े इस्त्री ना करने पड़ने के लिए इसको शादी के खतरे में आ चुकी थी। ये सोचकर उर्तज़ा का मुंह अच्छा खासा खुल उठा था। क्या तुम्हें सिर्फ मेरे कपड़े इस्त्री करने पड़ रहे हैं, इसलिए तुम शादी से इनकार कर रही हो? वो मुकम्मल लड़ाकाई मूड में था। हाँ कर रही हूँ। आप लंदन से अपने लिए कोई गोरी मैम ले आना जो आपके सारे कपड़े इस्त्री किया करे। लंदन की गोरियाँ कहाँ कपड़े इस्त्री करती हैं, बल्कि वो तो किसी के काम को हाथ नहीं लगाती, सारा काम मुलाजमों से करवाती हैं। तो क्या ख्याल है आपको गोरी मैम के बारे में? इसने जांचती नज़रों से इसके चेहरे का तवाफ़ किया, जबकि उर्तज़ा को ये जानकर बहुत मज़ा आ रहा था इसे खुद से दूर एक आज़ाद मुल्क में बेच रहा है जहाँ लड़कियाँ आज़ाद होती हैं। कल रात भी वो नेट से लंदन के बारे में सर्च कर रही थी, वहाँ से लंदन के माहौल के बारे में बता रहा था, वहाँ पर कुछ तस्वीरें भी देख रही थी। बहुत सारी तस्वीरों के बाद एक तस्वीर आई जिसे देखकर शानी पानी पानी होगी साहिल समंदर पर लड़कियों को वाहियात लिबास में देखकर। जबकि वो तस्वीर उर्तज़ा ने बिना कुछ कहे आगे कर दी। इसका यही अंदाज़ इसने इतनी तेज़ी से वो तस्वीर आगे की कि शायद शानी से देख पाए, लेकिन इसका अंदाज़ गलत था, क्योंकि इसने वो तस्वीर देख ली थी। इसके बाद से लेकर अब तक शानी कभी ना कभी इस आज़ाद माहौल के बारे में बात ज़रूर करती। इसकी बीवी इन बेलबास औरतों से जेलस हो रही थी, जिसकी तरफ देखना अभी उर्तज़ा हैदर गवारा नहीं करता। वो इसकी जेलसी देख रहा था। उर्तज़ा ने अब फैसला किया कि वो इसकी अहमियत का एहसास ज़रूर दिलाएगा। इसका तेज़ तेज़ इस्त्री पर चलता हाथ अपने हाथ में थाम लिया और दूसरे हाथ से इस्त्री को सीधा किया। तुम मेरी बीवी और शानी, इस दुनिया में कोई भी दूसरी औरत तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। जबकि इसकी बातों से सुरख होती शानी बिना कुछ सोचे समझे इसके सीने से जा लगी। आई एम सॉरी उर्तज़ा, आप पर शक नहीं कर रही, वो तो बस इसके माहौल के बारे में सोच कर।
तुम कुछ भी सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। इसे अपने सीने से लगाया। वो धीरे धीरे इसके बाल सहलाने लगा, लेकिन जल्द ही शानी को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो इससे अलग होने की कोशिश, लेकिन इंसान ने इसकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसे मज़ीद अपनी बाहों में बींच लिया। उत्सा छोड़िए ना मुझे, वो धीरे से मनमनाई। अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन वापस आने पर नहीं छोड़ूंगा। मैं आते ही शादी की बात करूंगा, तुम भी तैयार रहना। जबकि बाबा तुमसे पूछे तो जड़ से हाँ कर देना। जबकि शानी का इरादा अभी पढ़ने का था, वो पढ़ाई ख़त्म करके शादी करना चाहती थी, जिसका इजहार वो उर्सा के सामने न जाने कितनी बार कर चुकी, लेकिन उर्सा हमेशा इसकी एक बात को इग्नोर कर देता। शादी तो शादी तो वैसे भी करनी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है 2 साल के बाद करें या 4 साल के बाद करें। क्या करोगे इतना पढ़ के, वैसे भी तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। छोड़ो ये पढ़ाई और अपने आप पर ध्यान दो। नंदन आने के बाद तो जैसे इसे किसी चीज़ का होश ही ना रहा। इसे बिजनेस कोर्स इतना टफ था कि इससे इंजॉयमेंट करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ना तो इसको अपने दोस्तों से रब्ता रहा, ना ही बाबा से, जबकि दादू का हुक्म था कि वो इसे रोज़ फ़ोन किया करेंगी। सो रोज़ शाम को दादू को फ़ोन ज़रूर करता, लेकिन हैरत की बात यह कि इसने कभी भी फ़ोन पर शानी के बारे में नहीं पूछा। दादू ये सोच सोच कर परेशान रहती, तकरीबन रोज़ ही फ़ोन करता। इसे गए तकरीबन 2 माह हो चुके थे। एक बार तो इन्हें शानी को जान ही लिया, तुम्हारे बारे में पूछते क्यों नहीं हो, कहीं तुम इससे नाराज़ तो नहीं। और फिर नानों की परेशानी तकरीबन 1 माह बाद दूर हुई, जब रात 1 बजे के करीब इनके कमरे में पानी ना होने के बायस वो उठकर पानी पीने किचन में आए। जब इन्होंने शानी के कमरे से सरगोशी की आवाज़ सुनी, इन्होंने करीब आकर देखा तो हमेशा की तरह शानी का कमरा लॉक नहीं था। इन्होंने ज़रा सा कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो लैपटॉप पर वो दोनों वीडियो कॉल पर मसरूफ़ थे। शानी कान से हेडफोन लगाए सरगोशी में इससे बातें कर रही थी। वो जो शाम को फ़ोन करता और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद कहता दादू मुझे काम है तो फिर फ़ोन करूँगा कहकर फ़ोन बंद कर देता। यहाँ रात के 1 बजे तक वो शानी से बातें करता। दादू बेख्तियार मुस्कुराए। इन्हें अब समझ आ गया कि इनका इकलौता लाडला पोता इनकी इकलौती नवासी के बगैर कैसे रह सकता है। वो हर रोज़ देर तक एक दूसरे से बातें करते, जिसकी वजह से अक्सर शानी की नींद पूरी ना होती। फिर नानू इसे खूब डांटती, लेकिन कौन कौन सा इसकी यहाँ पर चली थी। यहाँ पर तो सिर्फ उत्साह की चलती थी, जानबूझकर तो नहीं। लेकिन एक बार गलती से शानी रात को जल्दी सो गई, जिसकी वजह से उत्साह बात नहीं कर पाया। इसके बाद 5 दिन उत्साह ने इससे बात ना की और इसे फ़ोन किया और ना ही वो ऑनलाइन आया। और 5 दिन बाद दादू से भी कोई बात ना की। वो तो कट कर रहेगी। और इन सब से वो तो साफ लफ्ज़ों में कहती हैं जितनी मोहब्बत वो शानी से करता है इतनी किसी से नहीं करता। और शानी की लापरवाही ने इसका दिल दुखाया है, जिसकी सज़ा तो शानी को मिलनी चाहिए। लेकिन ये सज़ा शानी के साथ साथ दादू को भी मिली और इसका पोता 5 दिन से लाताल्लुक़ था। और फिर 5 दिन बाद जब खुद ही सब्र का पैमाना ड्रॉप दे गया तो रात के 3 बजे फ़ोन किया। शानी पिछले 5 दिन के इसके ऑनलाइन होने का इंतज़ार कर रही थी, और जब इससे बात की तो इस तरह से जैसे इसकी ज़ात पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। उर्जा का इसे इग्नोर करना शानी को बहुत हर्ट करता और इसका इरादा इससे बात का एहसास दिलाना था कि, लेकिन जब उर्जा ने इसे अपनी पर बीती 5 दिनों की कहानी सुनाई तो वो जैसे खामोश हो गई। आज इसकी वापसी की खबर मिली तो जैसे हवेली में बाहरों वापस आने की खबर मिली। सबसे ज़्यादा शानी जो न जाने कब से इंतज़ार कर रही थी। कल रात अपने वापस आने की खबर भी सबसे पहले इसने इसी को दी, और वो बाद में तन्हाइयों में मिले, क्योंकि उर्जा का कोई भरोसा नहीं था। वो घर वालों के सामने अपने सीने से लगा ले तो बिना किसी का लिहाज किए इसकी बेबाकी शानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसकी इस हरकत की वजह से वो शर्म से कट कर रह जाती, लेकिन वो तो हक से कहता था तुम मेरी बीवी हो। इसके वापस आने की खबर सुनकर इसका सारा ख़ानदान खुश हुआ। वैसे भी रुखसाना भी कहा करती है कि तुमने तो उर्जा को अपने दुपट्टे से बांध दिया, अभी से ही जोरों का गुलाम है। ये सारी बातें इसे बहुत बुरी लगती और यही वजह थी इसने उर्जा को खुद से मिलने से मना किया, लेकिन उर्जा को ये बात बहुत बुरी लगती। 2 साल बाद वो वापस आए और यहाँ शानी से कह रही है कि इसे गले नहीं मिलेगी, जबकि 2 साल अपनी बेचैनियों और बेताबियों को किस तरह से इसने संभाल कर रखा सिर्फ वही जानता है। फिर ऐसा ही हुआ। अपनी आइन मुताबिक वो दूसरे दिन हवेली में था और सबके बीचों बीच। दादू तो इसे अपनी आंखों का तारा बनाकर इसे नज़रों के सामने से हिलने नहीं देती। वो बार बार सबसे मिला। शानी जो इस सबके बीच खड़ी थी इसे इग्नोर करके आगे बढ़ा, हालांकि वहाँ भी ना पूछा। और फिर ये इग्नोर सारा दिन चलता रहा। किंजा जो कि रुखसाना की भतीजी थी, न जाने कितने दिन बाद इसके कान में आकर कहा, आखिर वो वहाँ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा आशिक नहीं रहा।
वो तो खुद परेशान होकर रह गई। इसने बेबाकी दिखाने से मना किया और यहाँ पर तो बात ही नहीं कर रहा। ये बात इसके साथ साथ पूरे ख़ानदान ने नोट कर ली और कुछ तो गड़बड़ है। नानों ने भी एक दो बार अपने पास बुलाकर पूछा आखिर उर्तज़ा क्या हुआ, जिस पर इसने लाइल्मी का इजहार किया और अपना जाने इसे क्या हो गया। मैं पूछ लूँगा नानो, कल तक तो सब कुछ ठीक था। शाम हुई, फिर रात हुई, उर्तज़ा ने इसे कोई बात ना की, बल्कि इसे जहाँ देखता वहाँ कहीं और निकल जाता। पूरे ख़ानदान वालों ने बातें बनाई। हर किसी का ये कहना था कि जिस मुल्क में रह कर आया है वहीं से आने के बाद मर्द सीधी सादी औरतों को नहीं पूछते। वो कहाँ आदी थी इन सब बातों की। वो तो सारे ख़ानदान में मशहूर थी कि इसका शौहर इससे सच्ची मोहब्बत करता है। रात को तकरीबन 2:30 का वक्त था जब इसका दरवाज़ा ज़ोर से बजा। वो ज़्यादातर अपना दरवाज़ा लॉक नहीं करती, लेकिन आज घर में काफ़ी मेहमान थे और काफ़ी सारे बाहर के लोग भी थे, तो इसलिए वो भी इजाज़त ना थी किसी के सामने आने की। उर्तज़ा ने सख्ती से मना किया था। कौन है? इसने नींद से बोझल पूछा। बाहर से कोई आवाज़ ना आई तो मजबूरन उठकर दरवाज़ा खोला। आराम से दरवाज़ा खोला तो वो जान दुश्मन वाइट ट्राउज़र पर पहने, वाइट ट्राउज़र शलवार, वाइट ट्राउज़र स्लीवलेस शर्ट पहने इसके सामने खड़ा था। और दरवाज़ा खोलते ही तेज़ी से अंदर आया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि शानी को कुछ समझ ही नहीं आया। अगर समझ में आया तो ये कि अगले लम्हे उर्तज़ा की वो बाहों में थी। इसे सख्ती से वो अपने सीने में बीछे हुए था। आई मिस यू सो मच, वो इसके माथे पर लब रखते हुए कहने लगा, जबकि शानी को समझ ही नहीं आया। इसने ज़ोरों से दक मुक्का मारकर इसे खुद से पीछे किया। अब आई मेरी याद, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाकर, शानी ने रूठते हुए कहा। लेकिन इस वक्त वो शानी के नखरे उठाने के मूड में नहीं था, बल्कि अपने नखरे उठाने के मूड में था। पर शानी से नखरे दिखा रही थी। देखो शानी, जो तुमने कहा मैंने वही किया। इसने उंगली उठाकर इसकी बात याद करवानी चाहिए। क्या मैंने कहा था कि सबके सामने मुझे इग्नोर करने के लिए? इस तरह से कहने पर शानी भी गुस्से आ गई। नहीं, तुमने ये कहा था कि सबसे सामने किसी भी किस्म की बेबाकी न दिखाए, और मैंने तुम्हारी बातें मानते हुए किसी के सामने भी अपनी बेबाकी नहीं दिखाई। अब तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, चलिए आप कमरे से बाहर। शानी ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन इसकी बात पर इसे मज़ीद गुस्सा आ गया। तुम होती हो मुझसे बात ना करने वाली, मुझे कमरे से बाहर निकालने वाली। अगर चाहूँ तो अभी के अभी उठाकर अपने कमरे में ले जा सकता हूँ। इसलिए अपने ये नखरे कम करो और एक हद में रहो। इसे खींच कर अपने करीब किया और कहने लगा, और कभी कभी वो इससे इस लम्हे भी बात कर लेता कि शानी को अपना आप बिल्कुल बेमोल लगता। वो समझ ही नहीं पाती कि वो इसके शौहर है या मालिक, वो इसकी बीवी है या कनीज़, जो इसकी हर बात इसकी जी हजूरी करे। इस सोचों में छोड़े हुए वो इसे अपने करीब तक अपने सीने से लगा गया। कितनी ही देर से इसे खुद में बीचता खड़ा रहा और फिर बिना कुछ बोले इसके माथे पर लब रखते हुए बाहर चला गया। कभी कभी इसका रवैया शानी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता। सुबह सब कुछ रूटीन के मुताबिक जैसे पहले था वैसा ही हो रहा था। वो हर बात पर शानी को आवाज़ लगाता, जिस पर वो मौजूदा मेहमान दबी दबी हंसे इसे यहाँ से वहाँ जाते देखते। कल रात की वजह से वो इससे नाराज़ थी, लेकिन वो इसे मनाने नहीं आया, क्योंकि इसके मुताबिक ज़्यादा गलती शानी की थी तो इसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन वो जानता था कि इस वक्त शानी इससे नाराज़ है और वो कोई नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए बार बार इसे आवाज़ देता। कभी एक काम बताता तो कभी दूसरा काम। सब मेहमानों के सामने अपनी तमाम तर बेबाकियाँ भी दिखाता रहा। शानी तो इससे कहकर पछताई थी, ये तो हो गया, आज के बाद शानी कभी इसे कोई काम के लिए मना नहीं करेगी। फिर मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हुए और जाने से पहले सब ने एक ही बात कही कि अब रुखसती कर दो, जिस पर हैरान सबकी बात पर हामी बढ़ते हुए उर्तज़ा ने कहा कि बहुत जल्द आपको इनवाइट करेंगे। आजकल उर्तज़ा और नाना कुछ ज़्यादा ही साथ साथ बैठने लगे। वैसे तो उर्तज़ा कम ही घर रहता, लेकिन आजकल वो कभी मामू के कमरे में और कभी नानू के कमरे। जबकि वो आजकल किंज़ा के साथ है और किंज़ा साथ साथ रहने लगी और दोनों साथ कॉलेज जाती, और किंज़ा ने इसे परफॉर्मेंस करने के लिए भी फोर्स किया। वो अच्छी एक्टिंग कर लेती है और किंज़ा कहती थी कि वो बहुत टैलेंटेड है और अपनी ये टैलेंट इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसलिए इसने परफॉर्मेंस के लिए ऑडिशन दे दिया, और जहाँ तक सिर्फ एक्टिंग को पसंद किया गया, बल्कि इसे लैला का किरदार भी दिया गया। इसे शुरू में लैला मजनू की कहानी बहुत पसंद थी। कभी कभी लैला मजनू की कहानी बिल्कुल अपनी कहानी जैसी लगती थी। उर्तज़ा की बातों से कभी से ऐसा लगता है वह दुनिया की सबसे हसीन लड़की है, और जिस पर उर्तज़ा मर मिटा, और इसने अभी तक घर में किसी को नहीं बताया कि वो परफॉर्म करने वाली है। किंज़ा का
उत्साह को अपनी तरफ देखते रहना उत्साह से छुपा हुआ ना था। वो कोई छोटा बच्चा ना था जो एक लड़की की नज़र ना पहचान सके। किंजा के हर रूप हर अंदाज से वो इसके अंदर का हार का अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन इसके जज्बात को हवा नहीं दे सकता था। इसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक लड़की का हक था और तभी वो इसकी शानी थी। किंजा का छुप छुप कर इसको देखना और इसे देखकर मुस्कुराना। बाकी सबके सामने तो शायद थोड़ा लिहाज कर जाती, लेकिन अगर इत्तेफाक से वो अकेले में इसके करीब बैठा होता तो वो शर्मो लिहाज भूलकर इसे घूरने लगती। इसलिए उत्साह ने अब साफ साफ लफ्ज़ों में इससे बात करने के बारे में सोचा। वो शानी से तो ये बात नहीं कर सकता था, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। अब वो इस तरह से इसकी फ्रेंड को इस तरह से गिराना नहीं चाहता था। इसे लगता था कि शायद जो कुछ वो सोच रहा हो वो सिर्फ एक गलत फहमी हो, और अगर वो अपने साथ चलने का कहता तो न जाने क्यों शानी इसे भी अपने साथ घसीटने लगती। इसे शानी पर भी बहुत गुस्सा आता। बहुत सारी लड़कियां थी जो इसको यूके इस तरह की नज़रों का आदी थी, क्योंकि पीछे पड़ी रहती थी, इसलिए इसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रात के 1:45 का वक्त था। वो कुछ ज़रूरी काम करके फारिग हुआ, अब सोने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान आने के बाद से लेकर अब तक वो बाबा और दादू को शादी के लिए कह रहा था। अब वो रुखसती चाहता था कि बाबा ने ये शर्त रखी कि वो बिज़नेस संभाले। फिर वो उर्तज़ा के बाबा थे, अगर अपनी बात मनवा सकते थे तो फिर वो क्यों नहीं। सो उर्तज़ा ने इसकी शर्त मान ली और बिज़नेस संभालने की भरपूर कोशिश की। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये ज़िंदगी खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी सबके ख्वाब सजाए रहते हैं, जिसके लिए वो इतनी मेहनत करता कि मोहतरमा तो घोड़े बेचकर सो रही थी। अभी कुछ देर पहले वो चाय का बोल के गया था, मगर इसका सोता देखकर वापस लौट आया। कब आओगी मेरी ज़िंदगी में शानी, तुम मेरे लिए क्या हो तुम जान भी नहीं सकती। किंजा तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो रिश्ते में इसकी कज़न थी, लेकिन उर्जा ने हेलो हाय के अलावा कभी इससे बात नहीं की। उर्जा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे बात करनी है। प्लीज़ मेरी एक बात सुन लें। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, चली जाओ यहाँ से। हमने जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ उर्जा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैं आपके बगैर मर जाऊँगी। और फिर इसके चेहरे के तासरात जाने लगे, लेकिन किंजा को जल्दी एहसास हो गया सामने खड़े वजूद को इसका इजहार से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो शख्स पहले इसकी आंखें पड़ चुका था। उर्जा, सच है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसने यकीन दिलाया। इसका लहजा शफाक था। तो क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? मुझसे प्यार करो, मुझे अपनी मर्ज़ी से करो, अपनी मर्ज़ी से करती हो। हर इंसान के अंदर अपने जज्बात को काबू करने की सलाहियत होती है। अगर तुम चाहती तो अपने जज्बात काबू कर सकती थी। ये मत कहना कि तुम मुझसे पहले ही चाहती थी, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हम पहली बार तब मिले थे जब मैं यहाँ से इंग्लैंड गया था। इससे पहले तो तुम्हारे बाबा का मिसिस एहसन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। किंजा एहसन की दूसरी बीवी रुखसाना के कज़न्स की बेटी थी, जिसका राब्ता काफ़ी अरसे बाद हुआ। ये जानते हुए भी मेरा निकाह हो चुका है और मैं इस लड़की को चाहता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उर्जा का इरादा इस लड़की का दिल दुखाने का नहीं था। वो जानता था अगर इसने इस लड़की को ज़रा सी भी शय दी तो कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो इसकी मोहब्बत को अहमियत देता तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाती। इसने कई बार देखा है अपने ऑफिस के वर्कर्स को इंसल्ट की, फिर वही वर्कर्स इसके लिए बेहतरीन काम करते थे। शानी अभी फ्रेश होकर बाहर सबके पास आकर बैठी। सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे। वो किंजा से अपनी क्लास के बारे में बातें कर रही थी। नानो, मैंने परफॉर्मेंस करनी है इस साल। हमारे कॉलेज में ये एक्टिंग शो है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। किंजा ने मुझसे कहा है और मैंने अपना नाम लिखवा दिया। मैंने एडिशन दे दिए, मुझे पता है कौन सा रोल मिला है। फुल एक्साइटमेंट बताते हुए उसने कहा, जबकि उर्जा इनके पास आकर बैठा। किंजा ने बेख्तियार पहलू बदला, जबकि इसका सारा ध्यान शानी की तरफ था। इसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। अरे पूछिए ना, सब कौन सा। इसे अंदाज़ा हो चुका था कोई भी इसकी बात में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। हाँ भाई बताओ कौन सा, मामू ने पूछा। लैला का हीरोइन का ड्रामा। इसने उतरते हुए उर्तज़ा को देखा। जवाब में वो मुस्कुराया। फिर तो इन्हें मजनू की भी ज़रूरत होगी, कहो तो मैं आ जाऊँ, वो इसी के स्टाइल में बोला। जी नहीं, आपकी ओवर एक्टिंग की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मजनू कोई पाकिस्तान का नहीं, तुर्की का है। ये तुर्की का मजनू। उर्जा कहका लगाकर हंसने लगा और इसकी इस तरह हंसने पर वो हमेशा की तरह मुंह बनाकर बैठ गई। ये कौन सा कलर पहना है तुमने, जाओ चेंज करके आओ। इसने इसकी नाराज़गी को कोई अहमियत ना दी।
क्या मतलब कौन सा कलर पहना है? इतना प्यारा सूट है। बिल्कुल भी प्यारा नहीं, जाओ चेंज करो और आइंदा ये कलर मत पहनना। मैं नहीं जा रही चेंज करने, इतना अच्छा सूट है, मैंने इसी हफ्ते लिया है और ये बहुत अच्छा है, वो अपनी नाराज़गी दिखाते हुए बोली। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ फ़ौरन जाकर चेंज करो। शानी तुम जा रही हो कि नहीं? इसने एहसन को इग्नोर करते हुए कहा। जहाँ बाप की तो नहीं चलती थी वो इसकी क्या चलती, मजबूरन उठकर अपने कमरे में चली। फिर 10 मिनट के बाद रेड कलर का सादा सा लॉन का सूट पहन कर आई। इसे कलर सूट करते हैं तुम पर, वो मुस्कुराया, जबकि इसकी मुस्कुराहट ने किंजा को अंदर तक आग लगा दी। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अरे मेरा प्याला बेबी पर रूठ गया और मुस्कुराते हुए इसके पास आकर बैठा और अब इसे मनाने का था। अच्छा बाबा आज सॉरी, अब नाराज़ नहीं होगा, चलो शॉपिंग करते हैं, फिर तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। चलो किंजा तुम भी चलो हमारे साथ। लेकिन इसका सारा ध्यान इन दोनों की तरफ था। वो क्या करेगी हमारे साथ आकर? इसने फ़ौरन बोला। क्या मतलब एंजॉय करेगी? और सारा दिन घर पर रहकर इसने करना भी क्या होता है? शानी हम डेट पर जा रहे हैं, इसने शानी के कान में कहा। वो मेरी दोस्त है, वो मैं सारा दिन बोर होती रहती है। इसे लगा कि किंजा खुद ही मना कर देगी, लेकिन ऐसा ना था। शानी के बस में एक बार कहने की देर थी। किंजा फ़ौरन उठ खड़ी हुई। शॉपिंग डिनर 1 मिनट के लिए वो शानी से अलग ना हुई तो उर्जा को ऐसा लगने लगा वो जानबूझकर शानी से दूर कर रही है। इसे किंजा पर गुस्सा आया। देर कहाँ की तुमने? अभी सिर्फ 7 ही तो बजे हैं। आप लोग तो 11 बजे वापस आते हैं, किंजा बोली। हाँ लेकिन तब हम दोनों अकेले होते हैं ना, मेरा मतलब है शानी मेरी जिम्मेदारी होती है, इसे मैं संभाल सकता हूँ। तुम हमारे घर की मेहमान हो, मैं नहीं चाहता कि मिसेस एहसन परेशान हो। नहीं बर्दाश्त कर सकती। पुप्पो प्लीज़ कुछ करिए, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपने कहा था ना वो मेरा होगा, तो प्लीज़ कुछ करिए। सब्र करो किंजा, तुम्हें किस किस बेवकूफ़ ने कहा जाकर इन्हें बता दो तुम इससे प्यार करती हो सकता है तुम्हारी बदनामी हो जाए, लेकिन उर्जा को पाने के लिए तुम्हें इतनी बदनामी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वही जो तुम्हारा हक में बेहतर है, रुखसाना मुस्कुराते हुए बोली। याला ये क्या करने वाली हैं? जो भी करे बस उर्जा मेरे नाम हो जाए। किंजा को अंदाज़ा ना था कि पुप्पो इसके साथ क्या करने वाली है। इसे बस ये था कि इसे उर्जा चाहिए और अब इसका ये कहना था कि उर्जा को हासिल करने के लिए इसकी पूरी पूरी मदद करेंगी और जो भी था वो कर कर दिखाएंगी। वो इस वक्त रिहर्सल रूम में थी और सब लोग अपने अपने डायलॉग याद कर रहे थे। वो भी इसके साथ अपनी प्रैक्टिस करने लगी। हेलो स्टूडेंट्स, कहाँ तक पहुँचे तुम लोगों की तैयारी? सब लोग एक्साइटेड थे, अपनी तैयारी के बारे में बताने लगे। प्रैक्टिस के दौरान शानी ने तो नहीं, लेकिन किंजा ने एक बात बहुत नोटिस की कि सर तंजील बार बार शानी को देख रहे थे। जब वो दोनों क्लास से निकली तो पीछे से सर तंजील ने शानी को पुकारा। मिस्टर शानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सर कहिए, क्या बात करनी है? दरअसल कैसे कहूँ, आपके वालिदैन से मिलना पड़ेगा। वो अपनी बात करके खामोश हुआ तो शानी कुछ कंफ्यूज हुई। ये आदमी इससे वालिदैन से क्यों मिलना चाहता है? अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही तो वो इसे बताना चाहिए था। सर शानी के वालिद जहाँ नहीं रहते, वो तुर्की में रहते हैं और यहाँ अपने मामू और नानी के साथ रहती है। इससे कि पहले शानी कुछ कहती, किंजा बोली, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? तंजील ने पूछा। क्यों नहीं सर, ज़रूर आएँ, किंजा ने कहा, लेकिन शानी वजह पूछना चाहती थी। थैंक यू सो मच, आपसे यही पूछना चाहता था। मैं बहुत जल्द आपके घर आऊँगा इंशाल्लाह। तंजील इतना कहकर निकल गया, जबकि शानी किंजा को घूरने लगी। तुम्हें क्या ज़रूरत है इन्हें इनवाइट करने की? पता नहीं क्यों आना चाहते हैं हमारे घर। अरे यार वो पूछ रहे थे ना, अब मुंह पर इनकार तो नहीं कर सकते। किंजा परसों रात में तुम्हारे कमरे में जा रही थी, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें उर्जा के कमरे से निकलते हुए देखा। वो सब लंच कर रहे थे जब रुखसाना बेगम ने किंजा को मुखातिब किया। किंजा तो घबरा गई, कभी अपनी पुप्पो को और कभी उर्जा को देखती। तो क्या पुप्पो की ये प्लानिंग थी? जबकि शानी उर्जा को देख रही थी, उर्जा ने एक नज़र शानी को देखा और फिर अपने खाने में मसरूफ़ हो गई। वो पुप्पो, वो मैं। किंजा पुप्पो का इशारा समझते पकड़ते हुए एक्टिंग करने लगी। इतना घबरा क्यों रही हो किंजा? सच बताओ, उर्जा बेफिक्री से बोला। जी, किंजा ने सवालिया नज़रों में उर्जा की तरफ देखा। किंजा, हम चाहते हैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम सच्चाई नहीं छुपा सकते। और वैसे भी 2 दिन बाद तो शानी को आप ही सब कुछ पता चल ही जाएगा, उर्जा ने कहा तो वो इसे देख कर रह गई। उर्जा, किस बारे में बात कर रही हो? किंजा नहीं समझ पाई। अरे बोल तो रहा हूँ यार, मिसिस एहसन ने भी सारे सरप्राइज़ का सत्यानाश कर दिया, अब बता भी दो इसको। हमने इसकी बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। उर्जा ने शानी की तरफ देखा और दो दिन के बाद इसका बर्थडे था।
वैसे मिसिस एसन, ये बात अगर आप हमसे अकेले में पूछती तो हम आपको अपने प्लान में ज़रूर शामिल करते, लेकिन आपने उर्सा ने इन्हें देखते हुए तंज किया, जबकि इसके यहाँ पर सबके सामने बैठने के बात करने की गहराई और मतलब को वो समझ चुका था। तुमने मुझे बताया नहीं, वरना वो कुछ शर्मिंदा हुई। खैर, अब क्या फ़ायदा आपके, वरना उर्सा शर्म दिलाते हुए अंदाज में बोला और उठकर चला गया। वो हर साल शानी का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता और पूरा साल सरप्राइज़ प्लान करता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पा रहा था। किंजा का इसके कमरे में आधी रात को आना और किंजा के किरदार को सवालिया निशान बना सकता था। वो अपने लिए किसी तरह की लड़की को बदनाम नहीं कर सकता था। तो चलिए फिर इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।